Hello guys, welcome back to my channel Commerce Mune. Today we'll see what is the difference between autonomous item and accommodating item. So let's start. ऑटोनॉमस आइटम का मतलब ये हुआ कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहे हो वो कौन सा ट्रांजेक्शन्स हुआ, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स। मतलब सपोज करो आप बाहर कुछ बेचते हो, आप अपने देश से बाहर कुछ भी बेच रहे हो, वो क्या है, उसके पीछे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव है। आप प्रॉफिट के लिए बेच रहे हो या फिर बाहर से कुछ यहाँ पे आप खरीदते हो, तो सोच के देखो कहीं ना कहीं जो बेच रहा है हमें उनका उसके पीछे क्या उद्देश्य होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना, तभी तो वो हमें बेच रहा है। तो ये हमारा कहलाता है ऑटोनॉमस आइटम। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग बस और बस किस लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, वो ट्रांजेक्शन्स क्या कहलाता है, ऑटोनॉमस आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम का मतलब हुआ कि जो आइटम आप अकोमोडेट करने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस करना, एडजस्ट करना। तो जो ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें पता है कि वहाँ पे सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट है तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ एडजस्टमेंट करना होगा। तो हम क्या करते, एडजस्टमेंट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स करते वो क्या कहलाता है, अकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है। अब आता है ऑटोनॉमस आइटम क्या है। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द बीओपी अकाउंट। मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है, चाहे ये सरप्लस में है चाहे ये डेफिसिट में हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। आप बस ट्रांजेक्शन्स करते हो, क्यों करते हो, क्योंकि बस आपको प्रॉफिट कमाना है इसलिए ट्रांजेक्शन्स करते हो। ट्रांजेक्शन्स करने से पहले आप ये नहीं देखते हो कि हाँ बीओपी का मेरा स्टेटस क्या है, बीओपी अगर सरप्लस में है तो नहीं करे, बीओपी डेफिसिट में है तो करे, क्या है, मतलब उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आप ट्रांजेक्शन्स करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स डू नॉट डिपेंड ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, बस ये ट्रांजेक्शन्स आप करते हो। तो जो ट्रांजेक्शन्स बस आप केवल केवल प्रॉफिट कमाने के लिए करते हो वो क्या है, ऑटोनॉमस। और ये जो करते हो ट्रांजेक्शन्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप देखते नहीं हो, इसीलिए बोलता है कि ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। बट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स आर अंडरटेकन टू मेंटेन द बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। भाई अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का मतलब वो एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स। आप ये ट्रांजेक्शन्स तो इसीलिए करते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, अगर मेरा डेफिसिट है तो ये ट्रांजेक्शन्स करना होगा, सरप्लस है तो भी ट्रांजेक्शन्स करना होगा, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर मेरा बैलेंस है तब तो ये ट्रांजेक्शन्स करना ही नहीं होगा। तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट का देखना होगा कि उसमें क्या है, डेफिसिट है या सरप्लस है, तभी तो ये ट्रांजेक्शन्स करना होगा। अदरवाइज तो हमें ये ट्रांजेक्शन्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर मैं इसको समझाऊँ तो ये देखो, जैसे सपोज करो आप अकाउंट्स में क्या करते हो, कोई भी अकाउंट बनाते हो और आप इधर सपोज करो आपने ये लिखा 100, 200, 300, ठीक है, इधर भी लिखा 200 एंड द 400। तो जब आप अकाउंट बना रहे हो तो आप इधर भी देखो कितना है, 600, इधर भी 600। तो आपको कहीं बैलेंसिंग फिगर, एक बैलेंसिंग फिगर करने की ज़रूरत है नहीं, बैलेंस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बैलेंसिंग फिगर तो ये बैलेंसिंग फिगर ही जो है ना, यही कहलाता है एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स या फिर अकोमोडेटिंग आइटम या फिर अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। जो ट्रांजेक्शन्स किस लिए आप करते हो, बस केवल और केवल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए करते हो। तो देखो अकाउंट्स में तो हम लोगों ने इसे बैलेंस करता है, बट इकोनॉमिक्स में हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे अगर सपोज करो कि अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ही ले लो। तो सबसे पहले अपना क्या आएगा, सबसे पहले अपना करेंट अकाउंट आएगा, करेंट अकाउंट का। तो सपोज करो करेंट अकाउंट में हमारा आपका मान लो एक्सपोर्ट यहाँ पे आया, एक्सपोर्ट आपने किया 500 का, और आपका इंपोर्ट जो हो गया, आपका इंपोर्ट है 600 का। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में आपका सपोज करो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इधर भी इन्वेस्टमेंट, मतलब ये आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, एफडीआई आपके यहाँ हुआ है, सपोज करो 400 का एफडीआई हुआ, और आपने बाहर किया है कितना, 200 का। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो, मैं अगर एक लाइन कर दूँ, एक और मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं बोरोइंग्स भी ले लूँ, ठीक है।
आपने किसी को अफ़गानिस्तान को लोन दिया है, कितना भाई आपने लोन दिया है? 2 का 200 का आपने लोन दिया। तो ये देखो हमने एक लाइन आइटम ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर कितना है 900 और इधर कितना आया 6 और 4 कितना हो गया भाई 1000, ये 1000 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे जो बैलेंस करेंगे, बैलेंस किससे करेंगे? हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे, ये मेरा आएगा बैलेंसिंग फिगर 100 से। तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ये आया। अब इधर भी 1000 हो गया, इधर भी 1000 हो गया। तो मेरा यहाँ पे देखो आउटफ्लो ज़्यादा है करेंसी का और इनफ्लो क्या है कम है। तो हम लोग ये 100 का बैलेंसिंग फिगर कहाँ से करते हैं? ये हम लोग क्या करते हैं, जो आरबीआई के पास जो हमारा रिजर्व होता है हम लोग वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आरबीआई से रिजर्व निकाल लेते हैं, मतलब जो भी हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वहाँ पे हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं 100 का, तभी तो बैलेंस होगा। आपने खर्च किया $1000 का बट आपका इनकम हुआ $900 का, तो आप बाकी कहाँ से खर्च करोगे? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आरबीआई से ही लोगे, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक से कहीं से तो लोगे। बट हम लोग यहाँ पे कहाँ से ले रहे हैं? आरबीआई से ले रहे हैं। तो आरबीआई से $100 हमने लिया, तो अब ये हो गया 1000 बराबर। एक चीज़ और आप देखना, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये जो ऊपर आइटम सारा जो मैं लिखा हूँ ये सारा का सारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है। बट ये जो मैं कर रहा हूँ, जो एडजस्टमेंट में काम आ रहा है, इसी को तो बोलते हैं एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन या फिर एडजस्टमेंट आइटम। इसी को तो बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। तो अकोमोडेटिंग आइटम कहाँ पे, एक देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन के नीचे है ना, तो लाइन के हमेशा नीचे आता है। तो अकोमोडेटिंग आइटम क्या है, इसको हम लोग बिलो द लाइन बोलेंगे। और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स का दूसरा नाम क्या होगा? इस लाइन के ऊपर ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसको अबव द लाइन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया ऑटोनोमस आइटम का? अबव द लाइन आइटम। और अकोमोडेटिंग आइटम का अल्टरनेटिव नेम क्या हो गया? बिलो द लाइन आइटम। और अब ये देखो और एक डिफरेंस है, बोल रहा है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट, बट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट। जो आपका ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है वो आपका क्या करेंट अकाउंट का भी हो सकता है, वो चाहे कैपिटल अकाउंट का भी हो सकता है। आप सपोज करो आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं अगर एफडीआई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल अकाउंट नेचर का, तो आप क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख के करते हो? नहीं, आपका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। कहीं बस प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो कौन सा कैपिटल ट्रांजेक्शन से, तो वही वो भी और क्या है ऑटोनोमस आइटम है। तो ऑटोनोमस आइटम या तो करेंट अकाउंट पे भी हो सकता है या तो कैपिटल अकाउंट में। बट अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स जो है केवल और केवल क्या होगा, वो कैपिटल अकाउंट का ही अंदर का आइटम होगा। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जो बैलेंस कर रहे हो तो रिजर्व ले रहे हो आरबीआई से, तो आरबीआई से जो रिजर्व ले लो ये कौन सा है? ये तो कैपिटल अकाउंट ही हो गया ना आपके लिए, क्योंकि जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी है वो क्या है आपके लिए? वो एसेट्स है। क्योंकि अगर सपोज करो अमेरिका का डॉलर आपके पास है, तो अमेरिका का फॉरेन करेंसी अगर आपके पास है तो अमेरिका वालों के लिए वो क्या रहा होगा? वो तो संपत्ति है ना, वो तो उनका एसेट्स है। बट उनका एसेट्स अभी कहाँ पे है? और अब वो एसेट्स अभी आपके पास है। और आप क्या करोगे अल्टीमेटली? उस एसेट्स को अल्टीमेटली क्या करोगे? कहीं ना कहीं फिर इन्वेस्ट ही करोगे। तो इन्वेस्ट करोगे तो भी वो कैपिटल आइटम ही रह जाएगा। तो मोटी सी बात, फॉरेन करेंसी जो भी है हमारा वो क्या होता है? वो कैपिटल अकाउंट का आइटम है। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, ये भी क्लियर? तो ये आपका था ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम का डिफरेंस। हम लोग अभी एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक होगा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक है कि हमारा डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी में मेरा डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, और या फिर बीओपी मेरा इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब आपका करेंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये दोनों हमेशा क्या हो? ज़ीरो अगर आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इक्विलिब्रियम में है। हम लोग एक और चीज़ अगर ऐड करते हैं यहाँ पे, करेंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर एंड ओमिशन, ये भी एक ऐड करते हैं। तो व्हाट इज दैट एरर एंड ओमिशन? Error and omission is just like suppose we have missed out something to record in the books.
आपने कुछ छोड़ दिया, आप कुछ गलती हो गया रिकॉर्ड करने में, आपने कुछ भूल गया, तो वो सारा हमें बाद में रियलाइज़ होगा, तो वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये सारा तीनों का बैलेंस अगर ज़ीरो आ गया तो दैट मीन्स आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये आपका ये भी तो हो सकता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो, डिसइक्विलिब्रियम में हो, मतलब आपका इनफ्लो जो है, आपका इनफ्लो मान के चलो 100 का और आउटफ्लो आपका 50 का है, तो ये तो सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में क्यों होता है, इसका रीज़न जो है, इसका 3 रीज़न है मेनली। पहला पॉलिटिकल रीज़न, दूसरा आपका क्या है, इकोनॉमिकल रीज़न, और थर्ड है आपका आप ये बोल सकते हो सोशल रीज़न। ठीक है, तो पॉलिटिकल रीज़न क्या है, सपोज करो गवर्नमेंट चेंज हो गया, तो जब भी किसी कंट्री का गवर्नमेंट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ही आता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट का अपना डिसीजन होता है कि एक्सपोर्ट, अगर सपोज करो वो कभी इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दे, कभी एक्सपोर्ट पे टैक्स बढ़ा दे, तो उसके कारण क्या होगा, अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो उसके कारण कहीं ना कहीं सामान हमारा कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो हम लोग बाहर कम बेच पाएंगे, तो उससे उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, ऑब्वियसली बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आएगा इम्पैक्ट। तो पॉलिटिकल रीज़न के कारण तो हमेशा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होता है। इकोनॉमिकल रीज़न, सपोज करो आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो क्या हुआ, हर चीज़ महंगा बिक रहा है, तो अगर आपके कंट्री में ही इन्फ्लेशन है तो आप बाहर भी तो महंगा ही बेचोगे, तो अगर जैसे ही बाहर महंगा बेचोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट का डिमांड है फॉरेन मार्केट में वो कम हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, ऑब्वियसली उससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट की तरफ भागेगा। तीसरा है सोशल रीज़न। अब मान के चलो सोसाइटी में अगर किसी प्रोडक्ट को लेके, अगर आप सपोज करो, एक ये भी होता है कि ना शो ऑफ करना, तो आप क्या है ना, आपको फॉरेन का प्रोडक्ट कुछ खरीदना, जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू शो ऑफ दैट, तो आप शो ऑफ करना चाहते हो, तो आप फॉरेन से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं करेंसी का आउटफ्लो होगा, या फिर फॉरेन का कोई प्रोडक्ट है और उसका टेस्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो बार बार आप वहाँ से खरीदोगे फॉरेन से वो प्रोडक्ट, तो उससे कहीं ना कहीं करेंसी का आउटफ्लो होगा और अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ही इसका इम्पैक्ट आएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होने का ये 3 रीज़न है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।